नमस्कार, मैं हूं अमितेश और हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता अभिनव सिन्हा। इनकी एक और विशिष्ट पहचान है, ये उन्हीं से हम बातचीत के दौरान जानेंगे। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे कि एक लंबे चुनावी प्रचार के बाद अब जब 1 जून को गाजीपुर में मतदान होने वाला है, तो बीजेपी खेमे में क्या कुछ समीक्षाओं का दौर चल रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे थे जो कि बीजेपी के लिए स्ट्रांग पॉइंट थे इस चुनाव में, और कौन से ऐसे विषय थे जिस पर बीजेपी ने मजबूती से काम किया है। इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिनव सिन्हा है। अभिनव जी, आपका स्वागत है एनबीटी ऑनलाइन में। नमस्कार अमितेश जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हेक्टिक रहा होगा पिछला जो 2-2.5 महीने का वक्त था। किस तरह की चैलेंजेस फेस करनी पड़ी, क्योंकि वेदर कंडीशन में पिछले कुछ वक्त से बहुत एडवर्स है। जी, इलेक्शन जानते ही हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए एक तरफ जहां फेस्टिवल होता है तो हार्डवर्क की भी पराकाष्ठा इस दौर में की जाती है। जी, हम लोगों ने पिछले 2-2.5 महीनों में निजी तौर पे मैं अगर बताऊं तो जी गाजीपुर के करीब 450-500 गाँव में मैं जाने का प्रयास किया, लोगों से संवाद किया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको उनको समझा करके और पिछले 5 वर्षों में गाजीपुर का कितना नुकसान हुआ है इस बात को समझाने का प्रयास किया गया। और जी मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि इन जनरल सेंस जनता में है कि 5 वर्षों में जहां देश में बहुत कुछ हुआ, कहीं ना कहीं गाजीपुर उस दौड़ में पीछे रह गया। जी चलिए, चुनाव की बात तो बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कल पोलिंग होना है। थोड़ा सा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स जाने। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपकी एक और भी पहचान है, आप एलजी मनोज सिन्हा जी के पुत्र हैं। एक इतने लंबे अरसे तक उन्होंने गाजीपुर में राजनीति की है। अब उनके बाद जब आप फील्ड में जाते होंगे, लोगों से इंटरेक्ट करते होंगे, तो क्या अपने को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला महसूस करते हैं, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके लेवल की एक्सपेक्टेशन लोगों की आपसे रहती है? क्या क्या आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ जब आप लोगों के बीच गए? तो अमितेश जी, मैं एक प्रोफेशनल करियर का एक इंजीनियर था बाय प्रोफेशन। अच्छा। और राउंड अबाउट एक दशक तक विभिन्न कंपनियों में काम करने के बाद अच्छा। 2019 के चुनाव के बाद से जी मैं पूर्णकालिक रूप से गाजीपुर आ गया। यहीं रहते थे आप? जी। अच्छा। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि 2019 के बाद कोरोना का समय आ गया, बड़ी विषम परिस्थितियां थी। तो उस समय भी हमने अपने स्तर से प्रयास किया कि लोगों के लिए जो भी संभव प्रयास हो सके उनके सहायता के लिए किया जाए। अच्छा। मगर कोरोना काल खत्म होने के बाद जो पिछले 30 सालों में ये पूरा समय मेरा लोगों के बीच गुजरा है। और जो दूसरी बात आपने कही पिताजी के बारे में, तो स्वाभाविक है कि 3-4 दशक का जिसका राजनीतिक कार्यकाल रहा हो जी। और उन्होंने लोगों के लिए जितना कुछ किया है, तो स्वाभाविक है कि जनता में अपेक्षा आपसे बहुत बढ़ जाती है। मैं उस अपेक्षाओं पे उतर पाया हूं कि नहीं ये तो अब जनता ही बताएगी। मगर एक बात जी मैं कह सकता हूं कि जितना आशीर्वाद और जितना समर्थन जनता का मुझे मिला है, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतने कम दिनों में इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार गाजीपुर के लोगों का मिलेगा। और निजी तौर पे अगर मैं बात करूं तो उनका गैप फिल कर पाना जी किसी के लिए भी बड़ा भारी चैलेंज है। मगर प्रयास में लगे हैं, प्रभु की आशीर्वाद रहेगी, इच्छा रहेगी तो अवश्य उन्हीं के कदमों पे चलने का जी प्रयास करेंगे। आपने बताया कि 1 दशक तक आप अलग अलग कॉर्पोरेट फर्म्स में काम करते रहे, फिर सडनली पॉलिटिक्स में आना, ये कैसे हुआ? ये एक आपका सोचा समझा एक डिसीजन था, या फैमिली ने सजेस्ट किया कि पॉलिटिक्स भी ट्राई कर सकते हो? क्या इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, अगर आप बताना चाहें तो? जी नहीं, फैमिली की बात करें तो पिताजी तो कभी चाहते नहीं थे अच्छा। कि मैं इस राजनीति में साइड, आए? राजनीति के साइड में आऊं। अच्छा। मगर
जी हुआ कुछ ऐसा कि अब मैं 10 सालों तक काम वाम कर चुका था। हम्म। और समाज सेवा जी एक मेरे निजी इंटरेस्ट का विषय रहा है शुरू से, चाहे मैं कॉलेज में था चाहे स्कूल में था। सोशल एक्टिविटीज में आपका सोशल एक्टिविटीज में एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते बचपन से ही हम लोग जी इन्वॉल्व रहे। हम्म। और 19 के बाद जी जब यहाँ की सिचुएशन जानते ही हैं आप, रिजल्ट जब उल्टा आ गया और 19 के चुनाव में भी जी मैं पूरी तरह से मेहनत किया था, मगर मुझे जी रियलाइजेशन हुआ जब पिताजी को जम्मू कश्मीर का दायित्व मिल गया। अच्छा। मेरा जी ये पर्सनल सेंस था कि लोगों में कहीं ना कहीं एक उनके न रहने का वॉइड पनप रहा था। अच्छा। और चुनाव हारना जीतना जी राजनीति का एक हाँ, हिस्सा है, सतत वो तो प्रक्रिया मगर है। जो हमारे लोग हैं वो आखिर जाएंगे कहाँ। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि अब सही समय है। मैंने एक बार उनसे प्रयास करने का भी बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि देखो अब तुम बच्चे नहीं हो। तो मुझे लगा कि अब मुझे कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से जी अब पिछले 3-4 चलिए, आपने बताया कि आपने अपने पिताजी से संवाद की इस विषय पर। मैं थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल, अगर आप चाहें तो इसको रिप्लाई करेंगे। जी। जैसे हमारे जनरेशन के जो लोग हैं वो बड़ा हेजिटेट करते हैं कट टू कट कॉन्वर्सेशन में। पिताजी के प्रति पूरा सम्मान तो रहता है, लेकिन उस सम्मान में कहीं ना कहीं एक ये भाव रहता है कि शायद ये हम बात कहें तो वो नाराज हो सकते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी रहता है कि बहुत फ्रीली आप कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं तमाम मुद्दों पर? जी अब अमितेश जी आप देख ही रहे हैं, और ऐसा सेंस मुझे लोगों से तो नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जी संवाद एक बहुत बड़ा हथियार है। और लोग जितना ज्यादा संवाद करेंगे उनके बारे में लोगों के अंदर समझ और लोगों का समझ उनके अंदर संवाद से ही भली भांति स्थापित किया जा सकता है। तो संवाद मतलब कम्युनिकेशन तो जी मैं एक इंटीग्रल एस्पेक्ट मानता हूं, बी इट अ पॉलिटिकल वर्कर और अ सोशल वर्कर। विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजी ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं, मैं पिताजी के रेफरेंस में बात कर रहा था कि उनसे बातचीत होती है बहुत फ्रीक्वेंटली तमाम इश्यूज पे आप उनको मीट आउट करते हैं सजेशंस के लिए, या किसी कोई ऐसी विषय वस्तु हो जिस पर आप चाहते हो कि उनका भी इनपुट मिले, सजेशन मिले? नहीं बिल्कुल जी, पार्टी के दृष्टिकोण से तो नहीं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे जी बिल्कुल, मगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य से बात कर लें, गाजीपुर के विभिन्न मुद्दों पे बात करें, तो उनका मार्गदर्शन जी हमेशा से प्राप्त होते रहा है। और मैं अगर एक तरह से आपको बताऊं तो कमोबेश जी एक पिता पुत्र का तो रिश्ता है ही, मगर अब के दिनों में वो एक हमसफर साथी का भी रिश्ता हो गया है। स्वाभाविक है, उसका बहुत लाभ जी जीवन में मिलता रहता है। अभिनव सिन्हा, पॉलिटिक्स में 5 इयर्स डाउन द लाइन, 10 इयर्स डाउन द लाइन अपने को कहाँ देखते हैं? अमितेश जी, जिस संगठन में हम लोग हैं, हमने बचपन से सुना है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। तो पद या प्रतिष्ठा की इच्छा लेके तो हम सामाजिक जीवन में आए ही नहीं है। मेरा निजी मत है कि राजनीति मानवता के सेवा का एक माध्यम है और सेवा ही करना है, बाकी जो लिखा होगा वो मिलेगा। तो किसी पद की आकांक्षा, किसी प्रतिष्ठा की आकांक्षा तो न रखते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जी बहुत सोचने से कुछ होता भी है। आदमी को अपना प्रयास करना चाहिए, जो लिखा होगा वो होगा। ये स्वाभाविक है कि पिताजी चूंकि आपके इलेक्शन कंटेस्ट करते थे तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा होगा। पहली स्मृतियां कौन सी हैं चुनाव की, जिसमें कि आप पिताजी आपके चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी अपने स्तर पर अपनी एज के समकक्षी अपने मित्रों के साथ मिलकर के आपने कुछ सहयोग करने की सोची होगी या सहयोग किया? जी 1991। अच्छा। 1991 मैं बामुश्किल 5 साल का रहा हूँगा, और उस समय जी जीप पे लाउडस्पीकर बांध के प्रचार किया जाता था। और मुझे याद है कि उस समय राम मंदिर एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा था। तो हम लोग घूम घूम के बगीचों में वीसीआर और टीवी लगा के अच्छा अयोध्या का कैसेट चलाते थे। अच्छा। और आज तो तमाम जी संचार के यंत्र तंत्र आ गए हैं। उस समय संवाद का जी माध्यम ही था कि पैदल पहुंचिए
बगीचे में सत्तू पानी पीजिए और प्रचार करिए। तो चुनाव तो जी 91 से मतलब हमेशा से लगे ही हैं, 96 हो 99 हो। 2004 के चुनाव में जी मैं नहीं था, अच्छा। क्योंकि उस समय जी मैं कॉलेज में चला गया था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। जी। अब जैसे कि अब आप निकलते होंगे, तो एक बात करें कि चुनाव के दौरान अभिनव सिन्हा जी की दिनचर्या क्या रहती है? सुबह उठते हैं और शाम को जब घर वापस आते हैं, इसके बीच क्या क्या एक टाइमलाइन अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो क्या होता है? तो अमितेश जी, जैसे सुबह हम लोग प्रयास करते हैं कि संगठनात्मक जो भी बिंदुएं हैं उन पे संगठन के साथ लोगों के साथ बैठ के चर्चा करके उनका निराकरण करके और करीब करीब जी 10-11 बजे हम लोग क्षेत्र में निकल जाते हैं। अच्छा। और रात का जी कोई ठिकाना नहीं रहता जब तक जनता चलाती है। और प्रयास जी यही रहता है कि अधिक से अधिक लोगों से संवाद स्थापित हो, अधिक से अधिक लोगों के साथ पहुंच स्थापित हो, भेंट मुलाकात हो, अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया जाए। उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको चिन्हित करके एक हम लोग रिकॉर्ड बनाने का भी काम करते हैं कि किस क्षेत्र में क्या सबसे ज़्यादा ज्वलंत समस्याएं हैं, किस चीज़ से किस तरीके से चीज़ों को सुधारा जा सकता है। तो अब रात को जी फिर वही 12, साढ़े 12, 1, रात का जी कोई ठिकाना नहीं रहता। अगर बात करें 2019 में, आप जैसा कि आप बताए कि आपने अपनी जॉब जो है वो छोड़ करके आप गाजीपुर आ गए थे, उसके पहले कितना फ्रीक्वेंटली गांव आना होता था? गांव से कितना आप इमोशनली कनेक्ट हैं? अमितेश जी, मैं अपने परिवार का अकेला लड़का हूँ, जो हमारे देसी भाषा में कहा जाता है गदहिया गोल, मतलब गांव का जो प्राइमरी स्कूल होता है। तो मैं गदहिया गोल का छात्र रहा हूँ। अच्छा, गांव से ही किया आपने? गांव से ही मेरी प्राइमरी की शिक्षा दीक्षा हुई और उसके बाद जी फिर मुझे हॉस्टल में भेज दिया गया एयरफोर्स स्कूल में। अच्छा, कहाँ पे, किस जगह पे? जी, दिल्ली में वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर है, सुब्रतो पर धौलकुआं। वहाँ पे दी एयरफोर्स स्कूल एक जी बहुत पुराना 1956 का स्कूल है। ठीक है। तो वहीं जी हॉस्टल में मुझे भेज दिया गया। अच्छा। जैसा मैंने पहले बताया कि पिताजी कभी चाहते नहीं थे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप एंगेज हूँ, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बचपन से ही इसको बाहर तो जी मैं फिर हॉस्टल चला गया। अच्छा। मगर चूंकि अब मेरा जी निजी तौर पे मानना है कि जो आपके जीवन के पहले कुछ वर्ष होते हैं वो जहां व्यतीत होंगे वो आपका जड़ हो जाता है। ठीक है। तो आप जड़ से कभी पेड़ को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो गांव से जी हमेशा से लगाव रहा है और जब भी मौका मिलता था छुट्टियों में, जैसे अब जी जन्माष्टमी का त्योहार होता है तो हमारे गांव पे जो मोहनपुरा है मोहम्मदाबाद में, कि करीब 378 वर्षों से अनवरत जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो ये प्रयास तो हर वर्ष ही रहता था कि कम से कम पढ़ाई के दौरान भी, गर्मी छुट्टी हो जन्माष्टमी हो, गांव तो पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे किसी भी हाल में। जी। अभिनव सिन्हा जब राजनीति की बात नहीं करते हैं, ऑफिशियल मीटिंग में नहीं रहते हैं, कैंपेन नहीं करते हैं, तो अपने अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपके लिए स्ट्रेस बस्टर क्या है? किस किस हॉबी को आप परस्यू करके थोड़ा रिलैक्स महसूस करते? जी, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर तो फुटबॉल है। अच्छा। मैं फुटबॉल का एक नेशनल लेवल का प्लेयर भी था, ये मैं सार्वजनिक रूप से बताता नहीं हूँ। और जी एक बुक रीडिंग मेरा बहुत पुराना आदत है। अच्छा। मुझे पढ़ने की काफ़ी आदत है और एक दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी जी मैं बजाता हूँ। अच्छा, मसलन क्या क्या आप प्ले कर लेते हैं? जी, एक वेस्टर्न म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट होता है बेस गिटार। अच्छा, हाँ, बेस गिटार। बेस। हाँ, ठीक है। तो जी मैं बेसिस्ट रहा हूँ अपने कॉलेज के दिनों में। अरे वाह। और हम लोग का एक बैंड वगैरह भी था। तो संगीत, बुक्स, स्पोर्ट्स। किताबें किस तरह की पसंद करते हैं? किस जॉनर की किताबें आप पढ़ना पसंद करते हैं? आपके बुक या आपकी पर्सनल लाइब्रेरीज में है? जी, एब्सोल्युटली नॉन फिक्शनल। अच्छा। एब्सोल्युटली नॉन फिक्शनल। अब उसमें पॉलिटिकल भी हैं, उसमें बिहेवियरल भी हैं, उसमें कई बहुत वाइड एम्बिट है। मतलब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। जरूर जरूर। जी। न्यूज़ कंज्यूम करते हैं? जी, काफ़ी काफ़ी। मुझे लगता है कि किसी भी नागरिक के लिए चीज़ों को समझने के लिए
ये बात सच है कि न्यूज़ का भी परिप्रेक्ष्य आज जी बहुत बदल गया है, मगर फिर भी मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत ऐसे तथ्यात्मक पत्रकार हैं। और जैसा मैंने बताया कि जब मैं बचपन में ही ऐसे लोगों के इर्द गिर्द बड़ा हुआ, जब मैं दिल्ली पढ़ता था, प्रभाष जोशी जी, राम बहादुर राय साहब, तो उन लोगों के इर्द गिर्द रहने की वजह से भी न्यूज़ में, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट तो जी हमेशा से रहा ही है। कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? आजकल तो तमाम प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां आप खुद के अपने कंटेंट, खुद के अपने ब्लॉग क्रिएट करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि या भविष्य में कभी ऐसी योजना है जहन में? तो अमितेश जी, मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ही पूरा अपना कैरियर बिताया हूँ। चाहे वो कंसल्टिंग हो, चाहे टेलीकॉम हो। मैं जी थोड़ा दूसरा पर्सपेक्टिव रखता हूँ। अच्छा, क्या है वो? वो ये है कि कंटेंट क्रिएशन जी एक बहुत वाइडली, मतलब उसका जी प्रारूप बहुत बहुत गहरा है, बहुत वाइड है। और जब तक आपको सघन जानकारी नहीं है तब तक उसमें कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने जहां लाइफ को बहुत बेहतर बनाया है, कॉम्प्लिकेशंस भी लाया। कॉम्प्लिकेशंस भी जी उसके क्वांटम में आई हैं। एक्यूरेटली उसी प्रोपोर्शन में बढ़े हैं। तो अब लोगों को लगता है कि बस वीडियो बना के डाल दिया, बट उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे बहुत लोग समझते नहीं हैं। और मैं अगर आपको एक बुक की बात बताऊं, तो एक जी किताब है सोशल लाइफ ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा। ये किताब 2005 में लिखी गई थी। अच्छा। 2005 में जब लिखी गई तो उसका पब्लिशर्स का प्राइस भी नहीं निकल पाया। अच्छा। ये एक बर्कले के प्रोफेसर और हेवलेट पैकर्ड के वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी ने लिखा था। अच्छा। और 2015 में आके रिलेवेंट हो गई वो बुक टेक्नोलॉजी की बेस्ट सेलर हिस्ट्री में। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने उन चीजों को 2005 में उठाया जो लोग 2015 में जाके समझे। तो ऐसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस है जिसको हमें समझना चाहिए और अकॉर्डिंगली जी एक्ट करना चाहिए। चलिए, आपने मुझे अपने अगले सवाल के लिए क्यों दे दिया। अभिनव सिन्हा, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मीडिया लिटरेसी पर क्या राय रखते हैं? क्योंकि ये ग्लोबल चैलेंज है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। मतलब जी, जैसे जहां एक डिजिटल डिवाइड चैलेंज था पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड वर्ल्ड, ठीक है, उससे जी बड़ा चैलेंज मैं मानता हूं प्रोपगेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन को। और मैं जी पर्सनली मानता हूं कि विथ एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, एआई, करेक्ट, ये चैलेंज जी और भयावह होने वाला है। तो हमें जितना ज्यादा डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएंगे उतना जी हमारा समाज सुदृढ़ होगा डिजिटाइजेशन के प्रति। और ये जी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें दुनिया में बहुत कम काम हो रहा है। इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी। जितना एफर्ट पड़ना चाहिए, मुझे लगता नहीं कि अभी लोग उतना अटेंशन पे कर रहे हैं जी। एज ए पॉलिटिशियन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के रिपरकशंस आप एक राजनेता के तौर पर भी देखते हैं, एक राजनीतिक दल के तौर पर भी देखते हैं? जी बिल्कुल। अभी हमने हाल में देखा अच्छा, कि सम्मानित गृह मंत्री जी के वक्तव्य को एआई का यूज करके और किस तरह से प्रोपगेट कर दिया गया। तो पर्सनली जी मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। क्या आप टिप्स क्या देंगे, कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं इस मिस इन्फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन को? कुछ बिगिनर्स के लिए, बहुत इसमें डीप हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे आप टूल्स सजेस्ट कर सकते हैं क्या? टूल्स तो जी एज सच स्पेसिफाइड कोई है नहीं, बट हमें जी कम से कम ये क्रॉस वेरिफिकेशन जी एक बहुत बड़ा कारगर टूल है जो मैं समझता हूं कि किसी भी इन जनरल आदमी को देखना चाहिए कि क्या उनके पास प्रोसेस करके प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी भी चीज को आगे प्रोपेगेट करने से पहले हमें कम से कम उसके बैकग्राउंड में, उसके बारे में एक दो अध्ययन
और करना चाहिए ताकि हमारा खुद का भी सेंस बने कि जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे जो भी कंटेंट है, उसमें तथ्यात्मकता कितनी है और उसकी रिपरकशंस क्या होंगे। तो बिना सोचे समझे जी हम लोग एक जो ये इमीडिएटली शेयर का जो कल्चर आ गया है, इससे हमें बचना चाहिए जी। अब कैंपेन तो खत्म हो गया है, अब आपके दिनचर्या में क्या बदलाव होने वाला है, क्या करेंगे? जैसे पिछले दिनों जैसा आपने बताया कि काफी हेक्टिक रहा, तो फिर आप थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा सा बुक्स इनके बीच जाएंगे, या फिर अभी 4 तारीख के बाद कुछ प्लान है ब्रेक लेने का? जिन्हें अब जब पूर्णकालिक रूप से आ गए तो ब्रेक नाम का तो कोई चीज है नहीं। जनता के बीच रहना है, उनके समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करना है। आज जी हम लोग लगे हैं कि कल मतदान ठीक से हो जाए। गर्मी बहुत है तो हम लोग प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचना पहुंचाई जाए कि जितना जल्दी हो मतदान किया जाए। मगर 4 के बाद से जी फिर वही, और ये भारतीय जनता पार्टी आप जानते ही हैं कि 24/7/365 वाली पार्टी है। आप चूंकि यहाँ गाजीपुर में 2019 से रह रहे हैं, बीच में 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंडेट नहीं मिला पार्टी को, आपको अगर कहा जाए तो गाजीपुर के रेफरेंस में कौन से ऐसे आपको काम लगते हैं कि 2024 के इलेक्शन में अगर आपकी पार्टी को मैंडेट मिलता है तो आप सजेस्ट करेंगे कि इसको प्रायोरिटी पर पूरा किया जाए? जी, सबसे पहला तो अमितेश जी मुझे लगता है कि फूड प्रोसेसिंग यहाँ एक ऐसा फील्ड है जिसपे बिल्कुल अटेंशन पे नहीं किया गया अभी तक। और चूंकि हम लोग एक कृषि प्रधान क्षेत्र है तो फूड प्रोसेसिंग और एलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, इस फील्ड में हमें काफी काम करने की पोटेंशियल है। और हमारा जो फार्मिंग पद्धति है, कृषि पद्धति, उसको भी मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और सस्टेनेबल बनाने की जरूरत है। वैसे इसके अलावा जी स्किल डेवलपमेंट की भी मैं बात करूं तो हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन थ्रू स्किल टू फार्मर्स ये करने की जरूरत है। बिकॉज जितना पोटेंशियल हमारे पानी में है, जितना पोटेंशियल हमारे लैंड में है, देश के किसी हिस्से में नहीं है। बट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हम फिर भी काफी कम है, बट क्वालिटी हमारा सुपीरियर है। तो अगर इन चीजों को हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को समझाएं, तो निश्चित तौर से मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि ये गाजीपुर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरे देश का हब बन सकता है। गाजीपुर ही नहीं, जो हमारे अगल बगल पूर्वांचल का जो बेल्ट है। और दूसरा जी मुझे लगता है कि यहाँ कनेक्टिविटी पे भी और काम करने की जरूरत है। अच्छा जी, आपने बताया कि आप खुद आईटी सेक्टर से हैं, एआई को यूज करते हैं पार्टी के काम के लिए, पर्सनल कुछ ड्राफ्टिंग के लिए या इस तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एआई यूज करते हैं? जी मैं करता हूँ। अच्छा, मैं करता हूँ बिकॉज वो, बट वही बात आ जाती है कि एक जो हमारे यहाँ कहावत है कि लिटिल इंफॉर्मेशन इज मोर डेंजरस। आप समझ गए, राइट? तो अब जैसे मैं एक ये छोटा उदाहरण दूं कि हमने डिसाइड किया कि प्रत्याशी जी का हमारे सारे जो पार्टी के कैडर के लोग हैं उनके नाम से वीडियो जाना चाहिए। तो अब एक एक लोग के लिए 5000 वीडियो बनाना असंभव है। ठीक है। तो हमने जी एक एआई टूल का यूज किया, एक वीडियो बनाया और जी 5 मिनट में हमारा काम हो गया और पूरे 7500 लोगों को डेडिकेटेड उनके नाम से मैसेजेस प्रोपगेट हो गए। आखिरी सवाल, 2024 के कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं थी, उसमें आपका भी नाम आया, लेकिन जब उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई तो वो उसको लोगों ने सहज नहीं लिया, अगर मैं इस तरीके से अगर कहूं, क्योंकि संगठन से तो जुड़े थे बीजेपी कैंडिडेट पारसनाथ राय जी, लेकिन वो फ्रंट फेस नहीं थे। इसको लेकर के आपको लगता है कि लोगों में काफी मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को, या फिर ये यूं ही रूटीन में हो गया, उनको लोगों ने तो संगठन के स्तर पर स्वीकार लिया, और जो भी चीजें थी, मतलब एक उनके चयन को लेकर के जो नाराजगी कह रहे हैं सीधे तौर पर, उसको आप लोगों ने मीट आउट कर दिया? तो इसको अमितेश जी मैं मानता हूं कि एक्सटर्नल ज्यादा था। अच्छा। जो लोग बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझते हैं वो ऐसी बातें ज्यादा किए। अच्छा। अगर मैं भाजपा की बात करूं तो जी हमारा संगठन कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप का चीज नहीं है कि आज किसी प्रत्याशी को डाला, कल किसी को डाला। ये मैं हमेशा से कहते आया हूं कि हमारे पार्टी में
किसी भी बिंदु पे किसी भी प्रत्याशी के चयन में बहुत गहन चिंतन किया जाता है। और वो ये नहीं कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश के स्तर पे, वो शुरू होता है जी हमारे मंडल स्तर से लेके, जिले से लेके, प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर तक। विजिबिलिटी भी एक फैक्टर रहता है। विजिबिलिटी जी बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। और इस पे जी पार्टी कोई 1-2 दिन में डिसीजन नहीं लेता है। वो महीनों दर महीनों एसेस करते रहते हैं, सर्वेस करते हैं, फीडबैक्स लेते हैं और अपॉर्चुन मोमेंट पे हमारा शीर्ष नेतृत्व कॉल लेता है कि भाई उस जिले के लिए, चाहे उस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रत्याशी कौन है, और उसकी घोषणा की जाती है। और एक बार जब घोषणा हो गई तो कम से कम हमारे पार्टी में तो जी ऐसा है कि जो घोषणा हो गया वो सर्वमान्य है। और इसका उदाहरण जी हम पिछले 10 सालों में और ज्यादा देख रहे हैं। अच्छा। कि जो लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है वो पार्टी का जी अपना एक फंक्शन करने का तरीका है। अब ये डिटेल्स, ये डेटा चूंकि लोगों के पास नहीं है तो उनको लगता है कि अरे ये कहां से आ गए। आप जी उदाहरण के तौर पे छत्तीसगढ़ को ले लें, मध्य प्रदेश को ले लें, राजस्थान को ले लें। कोई समझ भी नहीं सकता था कि मोहन जी भाई साहब चाहे और लोग ऐसे मुख्यमंत्री की रेस में भी होंगे। मगर जैसा मैंने पहले कहा कि पार्टी जी इन बिंदुओं पे जी, मैंने जैसा आपको बताया, मैं आपको बताऊं कि बहुत कम कॉरपोरेट एंटिटीज हैं जो उस लेवल की रिपोर्टिंग और उस लेवल का टेक्नोलॉजी यूज करती है जितना आज की डेट में हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब जी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभी चली थी, उसमें जी हमें हर गांव का पिक्चर डालना था। तो आप ये नहीं कर सकते थे कि एक गांव में खड़े होके 5 पिक्चर लेके और आप हमारे ऐप पे अपलोड करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी आपको इंटरवीन करेगी कि जीआईएस इसका डिफरेंट है, तो कोऑर्डिनेट्स का तो ये पिक्चर यहां का नहीं है, सो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब मुझे नहीं लगता कि भारत देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टेक्नोलॉजी का इस तरह का यूज आज के डेट में कर रही है। लेकिन आपके आईटी सेल का बड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है अपोजिशन की तरफ से कि भाई ये ट्रोल करते हैं और तमाम तरह के कमेंट्स आते हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी ये आरोप प्रत्यारोप जी राजनीति का हिस्सा है। ये कोई बीजेपी ही करती है, कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस करती है, बीजेपी नहीं करती। जैसा मैंने पहले बताया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, बट डिजिटल वर्ल्ड में हमें अपनी सेंसिबिलिटी लूज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, चाहे ये किसी अन्य दल के हो। और मैं तो हमेशा अपने सोशल मीडिया और आईटी के जो सम्मेलन होते हैं उनको हमेशा समझाने का प्रयास करता हूं कि देखिए डिजिटल मीडिया में एक दोधारी तलवार है। इसके जितने फायदे हैं, अगर ठीक से और ठीक हाथों में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये उतने ही नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो ये तो मैं कह सकता हूं कि जी कम से कम गाजीपुर के स्तर पे तो हम ऐसी कोई गलतियां अभी तक सोशल मीडिया चाहे आईटी डिपार्टमेंट से बीजेपी के नहीं देखते। चलिए इसी वर्ड ऑफ विजडम के साथ हम इस इंटरव्यू को रैप अप करते हैं। 4 जून को जब मैंडेट जनता का जो जनादेश है वो सार्वजनिक हो जाएगा, फिर उसके बाद आपसे हम संपर्क करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आपने व्यस्ततम समय में से, चूंकि आपने बताया कि आज भी कुछ आपके कार्यक्रम लगे हुए हैं, आपने समय हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश जी, और 4 तारीख को आपको मिठाई जरूर खिलाएंगे। चलिए इंतजार है 4 जून का। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के यूथ लीडर अभिनव सिन्हा, जिनसे हमने बातचीत की और तमाम पार्टी की गतिविधियां और कार्यशैलियों को बारीकी से समझने की कोशिश की, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की कि बीजेपी एआई टूल का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अभिनव सिन्हा खुद आईटी सेक्टर में लंबे समय तक सर्व किए हैं। इन सब बातचीत के साथ हम इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।